12 अक्टूबर सन 1972 साउथ अमेरिका के यूरुग्वाय शहर से एक छोटा सा हवाई जहाज टेक ऑफ करता है। ये जहाज चिली के दारुल हुकूमत सैंटियागो जा रहा था और इसमें मौजूद हैं हट्टे कट्टे रग्बी टीम के कुछ खिलाड़ी। मजमूई तौर पर जहाज में 45 मुसाफिर सवार हैं और इनमें खिलाड़ियों के कुछ फैमिली मेंबर और दोस्त भी आए हुए हैं। ये फ्लाइट ज़्यादा लंबी नहीं होनी थी। आमतौर पर यूरुग्वाय से सैंटियागो जाने में सिर्फ 3 घंटे लगते हैं, लेकिन रास्ते में मौजूद हैं एंडीज की बड़ी पहाड़ियाँ। साउथ अमेरिका में एंडीज माउंटेन रेंज दुनिया का सबसे तवील माउंटेन रेंज है और हिमालय की पहाड़ियों के बाद यही सबसे ऊंची पहाड़ियाँ मानी जाती हैं। ये खूबसूरत पहाड़ियाँ हमारी कहानी में मुसाफिरों के लिए एक मुसीबत बन जाती हैं। 12 अक्टूबर के दिन इन पहाड़ियों में एक तूफान आता है जिसकी वजह से जहाज उड़ान जारी नहीं रख सकता। पायलट्स ने फैसला किया कि वो रास्ते में ही रुक जाएंगे और अगले दिन दोबारा से टेक ऑफ करने की कोशिश करेंगे। जहाज रात के लिए अर्जेंटीना के शहर मेंडोजा में लैंड करता है। अगले दिन 13 अक्टूबर को जहाज ने दोपहर 2:18 पर दोबारा टेक ऑफ किया। पायलट ने इस बात को यकीनी बनाया कि मौसम साफ हो गया है। फिर अगले 1 घंटे के लिए इनका सफर बहुत अच्छे से गुजर रहा था। 3:21 पर पायलट जहाज को नीचे उतारना शुरू कर देते हैं। ये जहाज सैंटियागो के काफी करीब था, लेकिन अभी भी पहाड़ों में ही था क्योंकि शहर के बिल्कुल साथ ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ मौजूद हैं। नीचे उतरते हुए अचानक इन्हें जोरदार झटका लगता है और जहाज बहुत तेजी से हिलने लगा। इस वक्त जहाज के इर्द गिर्द बादल जमा हो जाते हैं। इन्हें बादलों के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक से जहाज में अलार्म बजने लग जाते हैं और वार्निंग लाइट चमकने लगती हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। मुसाफिरों की सीट पर मौजूद रग्बी प्लेयर खौफजदा नहीं थे। वो मजाक बनाते हैं इस हंगामी सूरत हाल का। इनके मजाक बनाने के बीच में एक मुसाफिर ने खिड़की से बाहर देखा तो उसे दिखता है कि बादल आहिस्ता आहिस्ता हट रहे हैं। जैसे ही जहाज बादलों से बाहर निकला, पायलट्स ने देखा कि इनके सामने एक बहुत बड़ी चट्टान है। फौरन घबराहट में वो जहाज को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ जहाज का अलार्म भी बजी जा रहा है। पायलट्स अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं जहाज को इस पहाड़ी के ऊपर से बचकर निकलने की, लेकिन बदकिस्मती से बहुत देर हो चुकी थी। ऊपर की तरफ जाते हुए जहाज का पिछला हिस्सा पहाड़ से टकरा जाता है। पिछली वाली सीट की जो 2 रोज थी वो हवा में हवाई जहाज से बाहर उड़ जाती हैं और इसके साथ 3 मुसाफिर उड़कर हवा में गायब हो गए। जहाज चंद सेकंड के लिए ऊपर की तरफ जाता रहता है, लेकिन अचानक से नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाता है। चंद ही सेकंड के बाद जहाज एक और बार टकराता है, जिसकी वजह से जहाज का लेफ्ट विंग भी टूट जाता है। इस टकराव की वजह से कुछ और मुसाफिर जहाज से उड़कर नीचे गिर गए और अब जहाज का सिर्फ अगला हिस्सा बचा था और वो एक ग्लेशियर पर जाकर गिरता है। ये 350 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ग्लेशियर से नीचे स्लाइड करता रहता है और आखिरकार इसका 700 मीटर नीचे आकर एक आखिरी टकराव होता है। जहाज में मौजूद हर चीज तबाह हो गई। जहाज का किकपॉट मुकम्मल तौर पर क्रैश हो चुका था और दोनों पायलट मौके पर ही हलाक हो गए। अब ये जहाज 3570 मीटर की बुलंदी पर एंडीज की एक नामालूम पहाड़ियों में टूटा हुआ मौजूद है। हैरत की बात यह है कि जहाज में सवार 45 अफराद में से 33 अभी तक जिंदा हैं। वो किसी तरीके से इस हादसे की वजह से बच गए हैं। मसला ये था कि इनमें से बहुत से लोग जख्मी थे और किसी को नहीं मालूम था कि वो कहाँ फंस गए हैं। और ये इन सर्वाइवल की दिल दिला देने वाली कहानी तो अभी शुरू हुई है। ना तो वो लोग इस वक्त सोच सकते हैं और ना ही आप इस वक्त सोच सकते हैं कि इन बच जाने वाले सर्वाइवल के साथ आगे क्या हुआ। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। An old transport plane crashed in the Andes Mountains. 45 persons were aboard, given up for dead. Survival fascinates people. All of the passengers were given up for dead. It became known as the miracle of the Andes. इस हादसे के फौरन बाद 2 सर्वाइवल ऐसे थे जिनको ज्यादा चोट नहीं पहुंची थी। पहले 19 साल के रॉबर्टो कनेसा और दूसरे 20 साल के गुस्टावो जेर्बिनो। क्योंकि ये दोनों मेडिकल के स्टूडेंट भी थे, इसलिए उन्होंने फौरन चेक करना शुरू किया कि कौन कौन जिंदा बचा है और जख्मियों की कैसे मदद की जाए। इनमें से एक मुसाफिर 23 साल का फर्नांडो पराडो जो स्कल फ्रैक्चर की वजह से कोमा में था।
جتنا ان سے ہو سکتا تھا یہ دونوں میڈیکل اسٹوڈنٹ مدد کرتے ہیں زندہ بچ جانے والوں کی۔ دوسری طرف اس جہاز کے لاپتہ ہونے کے 1 گھنٹے کے اندر چلی کی ایئر سرچ اور ریسکیو سروس کو اطلاع مل جاتی ہے اور زندہ بچ جانے والوں کی تلاش کے لیے 4 ہوائی جہاز تعینات کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے شام سے لے کر رات تک کریش سائٹ کو تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن بدقسمتی سے انہیں کچھ نہیں ملتا۔ ریسکیو سروس کے افسران نے ریڈیو کی ٹرانسمیشن سننے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جہاز کسی دور دراز یا ناقابل رسائی علاقے میں گر کر تباہ ہوا ہوگا۔ برفیلے پہاڑوں میں اسے تلاش کرنا بہت مشکل کام تھا۔ 13 اکتوبر کی رات زندہ بچے ہوئے مسافر بہت پر اعتماد تھے۔ انہیں یہ امید تھی کہ اگر وہ کسی طرح یہاں ایک رات گزار لیں اور سردی سے بچنے کا کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کر لیں تو اگلے ہی دن انہیں کوئی نہ کوئی تلاش کر ہی لے گا۔ اس برفانی رات کو 5 زخمی مسافر سروائیو نہیں کر پائے۔ زندہ بچ جانے والوں کی تعداد 33 سے کم ہو کر اب 28 رہ گئی۔ ان زندہ بچ جانے والوں نے جہاز کے بقیہ حصوں کو شیلٹر کے طور پر استعمال کیا۔ انہوں نے جہاز کے پچھلے حصے کو بند کرنے کے لیے سامان، سیٹیں اور برف کا استعمال کیا تاکہ وہ اندر گرم رہ سکیں۔ اگلے دن 14 اکتوبر ارجنٹائن، چلی اور یوروگوائے کے 11 مختلف ہوائی جہاز سرچ آپریشن میں لگتے ہیں۔ انہوں نے جو سرچ ایریا چوز کیا تھا وہ درست تھا۔ اس ایریا کے اندر کریش سائٹ کی لوکیشن موجود تھی، لیکن پھر بھی وہ حادثے کی جگہ کو تلاش نہیں کر پا رہے تھے۔ مسافروں نے برف میں ایک بڑا کراس بنانے کے لیے سوٹ کیسز کا استعمال کیا تاکہ اوپر اڑنے والے سرچ ایئر کرافٹ انہیں دیکھ سکیں، لیکن جلد ہی انہیں احساس ہوا کہ یہ کام نہیں کر رہا۔ اس دن انہوں نے 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 3 ہوائی جہاز اپنے اوپر سے اڑتے ہوئے دیکھے۔ انہوں نے چیخیں ماری، ہاتھ ہلائے تاکہ ہوائی جہاز ان کو نوٹس کر لیں، لیکن وہ ناکام رہے۔ اسی طرح گزرتے دنوں کے ساتھ ریسکیو ٹیم ان سروائیورز کو ڈھونڈ نہیں سکی اور آخرکار 21 اکتوبر کو حادثے کے 8 دن بعد سرچ اور ریسکیو ٹیم نے ہار مان لی۔ ان کا ماننا تھا کیونکہ انہیں ان 8 دنوں میں زندہ بچ جانے والوں کی کوئی نشانی نہیں ملی، اس لیے آخرکار سرچ آپریشن آفیشلی بند کر دیا گیا۔ اسی دوران سروائیورز کو جہاز کی ایک سیٹ کے درمیان میں ایک ریڈیو ملتا ہے، تو وہ اس ریڈیو کو آن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک لمبا انٹینا بھی بنا لیا۔ ان کی ان کوششوں کے بعد بالآخر ریڈیو کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس ریڈیو سے صرف 1 وے کمیونیکیشن ہو سکتا تھا۔ زندہ بچ جانے والے سروائیور چیزیں سن سکتے تھے لیکن کوئی پیغام نہیں بھیج سکتے تھے۔ 11ویں دن جب انہوں نے ریڈیو آن کیا تو پھر انہیں معلوم ہوا کہ سرچ آپریشن بند ہو چکا ہے۔ یہ سن کر ان کے دل ٹوٹ جاتے ہیں اور کچھ لوگ رونے لگتے ہیں۔ اسی دوران 11ویں دن تک کھانا بالکل ختم ہو چکا تھا۔ ایسی حالت میں جب بھوک سے مرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، تب ان سروائیور نے کچھ ایسا کیا جسے سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ زندہ رہنے کے لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان مرے ہوئے لوگوں کی باڈی کھانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ یہ فیصلہ کرنا اتنا آسان نہیں تھا کیونکہ اس حادثے میں ہلاک ہونے والے زیادہ تر لوگ دوست تھے، کلاس میٹ تھے یا فیملی ممبرز تھے۔ کیونکہ یہ آئیڈیا کنیسا کا تھا تو اس نے ہی پہلے ٹرائی کرنے کا فیصلہ کیا۔ کچھ اور لوگوں نے کھانے کی کوشش کی لیکن وہ یہ نہیں کر سکے۔ اس وقت انہوں نے انکار کر دیا، لیکن 2 دن بعد جب کوئی اور آپشن نہ ہونے کی وجہ سے آخرکار انہوں نے بھی انسانی گوشت کھانے کا فیصلہ کیا۔ 29 اکتوبر حادثے کے 16 دن بعد سروائیورز کے لیے خوراک کا یہ ذریعہ بھی تیزی سے ختم ہو رہا تھا۔ ان کے پاس کوئی آگے کے لیے پلان نہیں تھا کیونکہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ آگے کیا کرنا ہے۔ صورتحال اس سے مزید خراب نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اس رات انہیں ایک زوردار آواز سنائی دیتی ہے۔ جب وہ یہ دیکھنے ہی لگتے ہیں کہ اچانک پہاڑ کی چوٹی سے برف کی ایک بڑی مقدار آ کر ان کے ٹوٹے ہوئے جہاز کے ٹکڑے کے اندر بھر جاتی ہے۔ 8 اور لوگ برف میں دب کر دم گھٹنے کی وجہ سے مارے جاتے ہیں۔ اب صرف 19 لوگ زندہ تھے۔ اب ان بچے ہوئے سروائیور کو احساس ہوا کہ انہیں کوئی بچانے آنے والا نہیں۔ اگر وہ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو انہیں خود کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔
यहाँ बैठे रहकर मदद की उम्मीद करने का कोई फायदा नहीं। इनमें कनेसा, प्राडो और वाशिंगटन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सर्वाइवर थे। सब ने मिलकर ये फैसला किया कि इन्हें ज़्यादा खुराक और गर्म तरीन कपड़े दिए जाएं, क्योंकि ये तीनों कोशिश करेंगे बाहर निकलकर पैदल चलकर मदद ढूंढने की। और फिर 15 नवंबर हादसे के 33 दिन बाद ये तीनों लोग मदद तलाश करने के लिए निकल पड़ते हैं। ईस्ट की तरफ घंटों सफ़र करने के बाद उन्हें अपने जहाज़ का पिछला हिस्सा मिला। ये जहाज़ का वो हिस्सा था जो पहले टूट गया था। 11 दिसंबर को हादसे के 59 दिन बाद एक बर्फानी तूफान आता है, जिसकी वजह से 3 और सर्वाइवर मारे जाते हैं। अब सिर्फ 16 बचते हैं। दूसरी तरफ वो जो सर्वाइवर पैदल चल रहे थे मदद तलाश करने के लिए, उन्हें ईस्ट की तरफ कोई रास्ता नज़र नहीं आता, इसलिए वो फैसला करते हैं कि वो वेस्ट की डायरेक्शन में चलेंगे। अगले दिन 12 दिसंबर जिस दिन ये हादसा हुआ, उस दिन से 2 माह गुजर चुके थे। ये तीनों बहादुर आदमी आगे बढ़ी जा रहे हैं, इतनी ठंड होने के बावजूद, बगैर किसी मैप के, कंपास के, और ना ही इनके पास कोई क्लाइंबिंग एक्सपीरियंस था। इस बुलंदी पर हवा काफ़ी पतली हो जाती है और इंसान को ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगती है, लेकिन इसके बावजूद वो पहाड़ की तरफ आगे बढ़ते रहते हैं। वो तीनों रात को ठंड होने की वजह से एक दूसरे के साथ जुड़कर सोते जितना मुमकिन हो सके, और सूरज निकलते ही चलना शुरू कर देते। रफ्ता रफ्ता साथ साथ आगे बढ़ते रहते हैं। दूसरा दिन, तीसरा दिन और चौथे दिन की सुबह इन्हें एहसास हुआ कि इनका अंदाज़ा बिल्कुल गलत था। आगे वो देखते हैं कि ये रास्ता तो ख़त्म नहीं होता। इस पर वो बहुत मायूस होते हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारते। खाने की कम मिकदार की वजह से वाशिंगटन ने फैसला किया कि वो हादसे की जगह पर वापस चला जाएगा और सिर्फ बाकी 2 ही आगे बढ़ेंगे ताकि कम खाने की ज़रूरत हो। 15 दिसंबर को वाशिंगटन ने वापस जाना शुरू किया, जो कि बहुत आसान रास्ता था क्योंकि उसे अब नीचे की तरफ जाना था। इसने हवाई जहाज़ की सीट को स्लाइड के तौर पर इस्तेमाल किया और 1 घंटे में वो हादसे के मुकाम पर पहुंच गया। प्राडो और कनेसा कई दिन तक पैदल सफ़र करते हैं। आखिरकार वो एक वैली में पहुंचते हैं, एक वैली जहां पर वो बहते दरिया को देख सकते थे। इस हालत में दरिया तक पहुंचना बहुत राहत की चीज़ थी, क्योंकि दरिया के साथ चलते चलते डाउनहिल रास्ता तलाश करना आसान था। वो चलते चलते आखिरकार 9 दिन की ट्रैकिंग के बाद 20 दिसंबर को उन्होंने इंसानों की मौजूदगी महसूस की। वो खेतों में कुछ गायें देख सकते थे। वो इस मकाम पर इतना थक चुके थे कि आगे चल नहीं सकते थे। इस वक्त दरिया की दूसरी तरफ उन्होंने घोड़े पर एक आदमी को देखा। प्राडो ने चीखने की कोशिश की, लेकिन दरिया का इतना ज़्यादा शोर था कि वो आदमी उसे सुन नहीं सकता था। लेकिन इत्तेफाक से वो आदमी प्राडो और कनेसा को देख लेता है। उस आदमी ने कागज़ और पेंसिल को पत्थर के साथ बांधकर दरिया की दूसरी तरफ फेंक दिया। प्राडो ने कागज़ पर स्पेनिश में लिखा, I come from a plane that fell in the mountains. मैं यूरुग्वाई से आया हूँ। हम 10 दिन से पैदल चल रहे हैं। मेरे जख्मी दोस्त हादसे के मकाम पर मौजूद हैं। हमें फौरी तौर पर मदद की ज़रूरत है, लेकिन हम नहीं जानते कि मदद कैसे मिलेगी। हमारे पास खाना नहीं है, हम कमज़ोर हैं और अब हमारे पास चलने की भी हिम्मत नहीं बची। प्लीज़ हमें बचा लो, हम कहाँ पर हैं। दूसरी तरफ जिस शख्स को ये पैगाम मिला वो चिली का एक किसान था। उसने ये नोट पढ़ा और उनको इशारे से बताया कि मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ। आखिरकार जब वो करीब के शहर पहुँचता है तो वहाँ के आर्मी कमांडर को ये खबर बताई जाती है। मालूम करने पर पता चलता है कि अपनी उम्मीद के बल पर उन्होंने गुज़श्ता 10 दिनों में 61 किलोमीटर पैदल सफ़र किया है। जैसे ही दूसरे लोगों को इनकी कहानी का इल्म हुआ, ये इंटरनेशनल खबर बन गई। ये दिल जला देने वाली कहानी वाकई ही नाकाबिले यकीन थी। फौजी अफसरान ने मकाम के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए प्राडो और कनेसा का इंटरव्यू किया। फिर उनकी मदद से बाकी बच जाने वालों का मकाम बिलाखिर फौजी कमांडर को पता चलता है। 22 दिसंबर सन 1972 हादसे के 70 दिन बाद बिलाखिर 2 सर्च और रेस्क्यू हेलीकॉप्टर पहुंचते हैं बचे हुए सर्वाइवल के पास उनकी जान बचाने के लिए। टोटल में 61 जिंदा बच जाने वालों को बचा लिया जाता है। वो बदतरीन हालत में थे, लेकिन वो सब के सब रिकवर हो जाते हैं। इससे हमें ये सबक मिलता है कि खुद पर भरोसा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको खुद पर भरोसा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं।
ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کریں. مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں.